जन्म से ही एक चीज उसके परिवार से मिली थी और वो थी जिम्मेदारी। बेटा गीता, बाजार से ब्रेड लेकर आ जा। तेरे छोटे भाई बहन को भूख लगने का समय हो रहा है। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। और तुझे बोला था ना कि नौकरी ढूंढ ले। पापा की नौकरी से अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेरे और भी 3 भाई बहन है बेटा। माँ, मैं गई तो थी एक फैक्ट्री में, लेकिन उन लोगों ने कहा कि मेरी उम्र कम है। ओहो, तो किसी और दुकान में देख ले या फिर कपड़े सिल लिया कर। लेकिन अब बेटा। हाँ माँ, मैं तुझे समझ सकती हूँ। मैं कल फिर जाऊंगी। बेटा देख ले, पिता भी बुजुर्ग हो चले हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 4 घर का काम पकड़ लूं, लेकिन ये समाज। गीता माँ को गले लगाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और गीता के पिता से भी काम नहीं हो पाता है। अरे गीता की माँ, अब काम करते हुए हाथ कांपते हैं। किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई है। चिंता होती है, पता नहीं घर कैसे चलेगा। तभी पास की मौसी उन लोगों के घर आती है। अरे गीता की माँ, चिंता ना करो, तुम लोगों की परेशानी का हल है मेरे पास। आओ बहन, क्या हाल है? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना ही समझो। गीता की शादी के लिए एक लड़का है। लड़का अच्छी नौकरी करता है, अपने 2 मकान है, और शादी के बाद वो तुम लोगों का ख्याल भी रखेगा। ऐसा क्या देख लिया गीता में उसने जो इतना सब करने को तैयार है? अरे भाई साहब, अब आप लोगों से क्या छुपाना। लड़के की पहली बीवी का स्वर्गवास हो चुका है और 2 छोटे बच्चे भी हैं। अरे क्या बोल रही हो मौसी? नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह अपनी गीता की शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं भी गीता को किसी ऐसे घर में नहीं भेजूंगा जहां 2 बच्चे पहले ही हो। देखो, गीता मेरी भी बेटी जैसी ही है। अरे लड़का बहुत ही शरीफ है, हो सकता है उसके भाग्य में गीता हो। कोई ऐब नहीं, बच्चे इतने छोटे हैं कि असली माँ और सौतेली माँ में फर्क भी नहीं समझेंगे। अरे लेकिन गीता ही क्यों? क्योंकि गीता को मैं जानती हूँ, कोई दूसरी लड़की उन बच्चों का जीवन खराब कर देगी। काफी मनाने के बाद और हालात को देखते हुए गीता की शादी गणेश के साथ हो जाती है। गीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ले आऊंगा। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे लेकिन बच्चे। आप बच्चों की चिंता मत करिए, वो भी नानी का घर देख लेंगे। गणेश को गीता की बात अच्छी लगती है। वो उसे पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। गीता दोनों बच्चों को लेकर माँ के पास जाती है। अरे मेरे नाती और नातिन, कितने प्यारे बच्चे हैं गीता। हाँ माँ, ये तो दोनों बच्चे मेरे ही हैं। चलो जाओ, अपने मामा और मौसी के साथ खेलो। फिर क्या था, गणेश के बच्चों को ननिहाल और गीता को अपने घर को पालने के लिए गणेश का सहारा मिल जाता है। माँ, ये पैसे ले ले, इनसे तू घर की टूटी छत बनवा लेना और राशन डाल लेना। और हाँ, मैं ना ये कपड़े भाई बहनों के लिए लाई हूँ। धीरे धीरे गीता का घर भी संवरने लगता है। वो अपने ससुराल में भी अच्छे से रहती है और फिर गीता को एक बेटा होता है। गीता, तुम चाहो तो अपनी माँ को यहाँ मदद के लिए बुला सकती हो। फिर क्या था, गीता की माँ बेटी के घर आ जाती है। लेकिन अब उसकी माँ गीता के बेटे और गणेश की पहली बीवी के बेटे से भेदभाव करने लगती है। अरे, सारा दूध तू ही पी जाएगा। चल, छोटे भाई को दे गिलास। लेकिन नानी, ये तो मेरा दूध है, वो अपना ग्लास खत्म कर चुका है। अरे चुप, बिल्कुल चुप। बड़ा आया मेरा गिलास वाला। तभी वहां गीता आ जाती है। माँ, ये क्या बोल रही है, वो छोटा है और बहुत दूध है किचन में। अरे बहुत है तो क्या सारा इस सांप को पिला देगी? अपने बेटे का ख्याल रख। कल को तेरे 2 घर में से एक का हक मांगेगा तो क्या करेगी? माँ, तो दोनों का ही तो हक है ना प्रॉपर्टी में। अरे ना बेटा, सारा हक इस छोटे का है। तू समझती नहीं।
कल को बड़ा होकर ये तेरे बेटे को जान से भी तो मार सकता है। अब माँ सारा दिन गीता को गणेश की पहली पत्नी के खिलाफ कान भरती। अब गीता भी माँ के रंग में रंग जाती है। एक दिन, सुनिए ना, हम लोगों के 2 घर हैं, एक घर क्यों ना मेरे बड़े भाई को दे दे, उसकी शादी हो गई है। और फिर हमारे तो दोनों बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब तक तो वो घर हमारे काम का नहीं है ना जी। सीधा साधा गणेश क्या कहता, वो मान जाता है और फिर गीता का भाई उसके एक मकान में शिफ्ट हो जाता है। गणेश के ऑफिस जाने के बाद गीता गणेश की पहली पत्नी के बेटे से कहती है, सारा दिन खेलते रहते हो, पढ़े नहीं तो काम पर लगा दूंगी, समझे? बेटा, जो अब सौतेली माँ से सहम चुका था, एक फैक्ट्री में जाता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? बेटा, मुझे एक ऑफिस बॉय की जरूरत है, लेकिन तुम तो अच्छे घर के लगते हो। हाँ हूँ भी, लेकिन फिलहाल काम की तलाश है। बेटा एक फैक्ट्री में चपरासी बन जाता है और एक दिन दुखी गणेश का स्वर्गवास हो जाता है। अब तो तेरे पापा भी नहीं रहे, चल निकल इस घर से। अरे क्या बोल रही है बहन, इस घर में इसका कानूनी अधिकार है, कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा तो तू इस घर की भी नहीं रहेगी। अरे तो अब क्या करूं? बस तू अब इसकी शादी कर, इसकी बीवी को खूब सताना कि ये खुद ही बीवी को लेकर घर छोड़ दे। गीता को भाई की बात जंच जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो भरता ही है। बेटी की शादी के बाद उसकी बीवी सास से भी 4 कदम आगे निकलती है। ए, क्या सारा दिन सोती रहती है, कोई काम नहीं है क्या? चल निकल इस घर से और अपने पति को भी लेती जा। हाँ हाँ, तो चली जाती हूँ, वैसे भी ससुर जी के 2 मकान हैं, तो एक तो हमारा ही है, बस अब तो आप हमें अलग ही कर दो। आय हाय, कल की आई छोकरी, मकान दे दूं? अरे वो तो मेरे भाई ने तेरे ससुर से खरीदा था पूरे नकद पैसों में। अच्छा, तो कागज दिखा दो और जो मकान बिकने में पैसा आया उसमें हिस्सा दो, तभी घर खाली करूंगी। सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है, लेकिन करती भी तो क्या, ना तो उसके पास कागज थे और ना ही पैसे। और हाँ सासू माँ, वो मेरी शादी में जो भर भर के जेवर पहने थे ना आपने, वो भी इनकी असली माँ के हैं, उन जेवर पर भी मेरा अधिकार है। देखा था मैंने अपनी पहली सास के फोटो में वो गहने पहने हुई, कितनी सुंदर थी वो, कितना जच रहा था उन पर ये सब। सास तो बहू की बात सुनकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही तेज है, इससे पंगा लूंगी तो ना घर की रहूंगी ना गहनों की, और पैसे भी हाथ से चले गए। अब क्या था, गीता को सालों बाद उसका तोड़ मिल जाता है। अब घर में सुख शांति हो जाती है। बहू का लौटा बचपन। रश्मि की सास उससे बहुत काम कराती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूं। रश्मि अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर न जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। रश्मि स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाता है। रश्मि के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं हुई होती है, लेकिन वो आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू, ठीक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास रश्मि को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे सूरज और डॉक्टर को फोन करती है।
वे दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करने लगती है। अरे बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज़ सुनी। फिर से रोने की आवाज आती है। अरे ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं तो रश्मि रो रही होती है और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद करती है और ये देखकर रश्मि को बड़ा मजा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वाकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। अच्छा, मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक। रश्मि अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। रश्मि पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो। तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सास की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद सूरज फिर से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तरह रश्मि की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई। ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और रश्मि को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर और रश्मि की सास और पति एकदम दंग रह जाते हैं और रश्मि के इस नाटक का हो जाता है दी एंड।